हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीसी। आज हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसके इंट्रोडक्शन को समझने से पहले हम समझेंगे अकाउंट्स के बारे में, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। हमने क्लास 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है या किसे कहते हैं? मीन्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस जिसको एक व्यक्ति करता है और अपनी सेल्फ कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस करता है। फर्म छोटी होती है, स्मॉल होती है, कैपिटल कम होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सेल्फ डिसीजन लेता है और इस प्रकार के बिजनेस में भी इंटरफेरेंस कम से कम होती है। एक ही व्यक्ति का बिजनेस होता है ये, तो उसका प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है, कम ही होता है। ये सब कुछ हमने 11th में पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था। ये डेबिट पोर्शन सीखा था, ये क्रेडिट पोर्शन सीखा था। इसके बाद हमने 11th में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था क्लास 11th में। इसमें हमने डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखे थे, जैसे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके क्रेडिट साइड में हमने बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद हमने यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते थे और डेबिट साइड में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लिखते थे। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता था ऑफिस एंड शोरूम एक्सपेंस। शोरूम एक्सपेंसेस ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद हम यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट निकालते थे 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। अब जो नेट प्रॉफिट हमने यहाँ निकाला, ये नेट प्रॉफिट जो सोल प्रोप्राइटर है इसकी कैपिटल में ये ऐड हो जाता था। अब हम 12th क्लास में जो पार्टनरशिप में पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंट्स में 95% तो 11th का सेम वही है, 12th में केवल 5% की चेंजिंग है और सेम टू सेम वही जर्नल एंट्री हैं, वैसे ही ट्रांजैक्शन बनेंगे, वैसे ही लेजर पोस्टिंग करेंगे, कोई खास चेंजिंग नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि ये पार्टनरशिप क्या होती है? जब सोल प्रोप्राइटर, जिसमें सिंगल एक पर्सन होता है जो अपने बिजनेस को रन करता है, यदि उसको अपना बिजनेस को थोड़ा सा एनहेंस करना है तो वो अपने बिजनेस को किसी और के साथ एसोसिएट कर लेता है।
जब वो 2 या 2 से अधिक बन जाते हैं तो इसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब उसमें होता क्या है कि जो ट्रेडिंग से हमने नेट प्रॉफिट निकाला है, ये अब क्या होता है, जब हम 12th क्लास की पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, जब वहाँ करते हैं इसको, तो ये नेट प्रॉफिट सबसे पहले इसको यहाँ लिखा जाता है बाय P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को यहाँ लिख देते हैं, शुरुआत इसकी यहाँ से होती है। और जो नेट प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट अब पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये प्रॉफिट एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये प्रॉफिट यहाँ पे 60,000 आता है। अब ये 60,000 के प्रॉफिट को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इस प्रॉफिट को जब ये पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसको कहा जाता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर इसको हम कह देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। इस प्रॉफिट को बांटा जाता है यहाँ। एग्जाम्पल के तौर पे कि 3 पार्टनर हैं और उन 3 पार्टनर के नेम है ABC, और हम ये मान के चलते हैं कि इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रॉफिट। तो 20 इसको जाएगा, 20,000 इसको जाएगा B को, और 20,000 C को जाएगा। तो इस नेट प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करना एप्रोप्रिएशन कहलाता है। ये हम 12th में पढ़ेंगे। किसके अंदर? पार्टनरशिप के अंदर। चैप्टर नंबर पहले ये 1 था, अब ये 2 हो गया है, और बुक का नाम भी पार्टनरशिप ही है। तो ये सारा का सारा अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो डेबिट साइड में है, ये प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये देखने के लिए कि उन पार्टनरों को क्या सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी चीज़ मिलेगी पार्टनरों को इसमें से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इससे ज़्यादा ना तो होगा, और जो भी चीज़ें जाएंगी उसके लिए क्या होता है कि पार्टनर एक एग्रीमेंट बनाते हैं। उस एग्रीमेंट में ये सब कुछ लिखा रहता है कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो नेट प्रॉफिट आया है, इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है विद एग्रीमेंट, और दूसरा होता है विदाउट एग्रीमेंट। विदाउट एग्रीमेंट अब विद एग्रीमेंट है तो जो कुछ लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहां लिख देंगे। अब ये एग्रीमेंट में ही लिखा जाता है कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये एग्रीमेंट में लिखा रहता है। अब विदाउट एग्रीमेंट के बारे में समझते हैं जरा। फिर नेचुरली अगर पार्टनर के बीच में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है तो यही प्रॉफिट उन्हें डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्जाम्पल, भाई पार्टनर हैं तो वो कैपिटल तो लाएंगे ही। अब कैपिटल विदाउट एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम, कैपिटल लाएंगे
तो कैपिटल लाएंगे तो उन्हें सैलरी मिलने का कोई मतलब ही बनता, सैलरी उन्हें नहीं मिलेगी, कमीशन उन्हें नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी उन्हें नहीं मिलेगा। प्रॉफिट के बारे में उनको इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर विद एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में जैसा लिखा है सैलरी तो सैलरी मिलेगी, कमीशन तो कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो दिया जाएगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये गिवन होगा। अब विदाउट एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो यदि कैपिटल के अलावा कोई पार्टनर फर्म को अलग से पूंजी देता है, अलग से कोई पैसा देता है जिसे हम लोन कह सकते हैं, तो ऐसे में फर्म उसको 6% पर एनम लोन पे इंटरेस्ट देगी। लेकिन यदि एग्रीमेंट है तो वो लोन पे इंटरेस्ट अगर 9% कहा गया है तो 9% कहेगा, अगर कुछ नहीं कहा गया है तो हम 6% के हिसाब से उसे समझेंगे, कंसीडर करेंगे। अब एक चीज और देखी जाए, अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पार्टनर को सैलरी, तीनों पार्टनर को सैलरी 25 हजार रुपये दी जाएगी, तो ऐसे में तो ये पॉसिबल नहीं है। रीज़न, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इसी में से सैलरी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सैलरी हमारी 75,000 हो गई है, अतः ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इससे ऊपर सैलरी नहीं दे सकते, यानी कि जो हमारे को नेट प्रॉफिट आया है इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। दूसरा, इस पूरे डेबिट साइड में यदि हम ये कहें स्टाफ की सैलरी, अगर हम स्टाफ सैलरी कहें तो स्टाफ सैलरी यहाँ नहीं आएगी, वो स्टाफ सैलरी हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सैलरी यहाँ आएगी। इसीलिए ये सभी एक्सपेंसेस को हम चार्जेस कहते हैं। चार्जेस का मतलब है कि यदि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको सैलरी देनी ही है, क्योंकि कोई भी वर्कर को इससे कोई लेना देना नहीं होता कि फर्म को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन पार्टनर को जो नेट प्रॉफिट है इससे ऊपर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये एज ए वर्कर तो है नहीं, इसलिए यहां हम चार्जेस लिखते हैं। चार्जेस का मतलब है कि ये देना अनिवार्य है सैलरी, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि पार्टनरशिप को फॉर्म कैसे किया जाता है, कि पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, पार्टनरशिप फॉर्म, कि कैसे एक पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है। पहली कंडीशन तो ये है कि इसके अंदर एसोसिएट होना, कम से कम मिलकर के जो पार्टनर होंगे 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक पार्टनर मिलेंगे। लॉ के हिसाब से मैक्सिमम जो है पार्टनर वो 50 हैं लॉ के हिसाब से, हालांकि 50 बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं।
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्योंकि 50 होने पे तो एक तरह से कंपनी बन जाएगी वो। लेकिन ये है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक होना जरूरी है। दूसरा ये है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। थर्ड चीज हम कह सकते हैं कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट या तो रिटन हो सकता है या ये ओरल हो सकता है। फोर्थ टॉपिक है हमारा इसमें कि बिजनेस का कोई लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि लीगल बिजनेस वो पार्टनर कर रहे हों, जुआ खेल के पैसा कमाना, प्रॉफिट करना, ये इलीगल बिजनेस में आते हैं। यानी कि उनका जो मोटिव हो वो लीगल बिजनेस करना हो। अब देखो इसके बाद हमारा क्या होता है कि वो आपसी सहमति से एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। इस एग्रीमेंट में पार्टनर अपने अपने ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन दिया जाता है इनके द्वारा, और उन ओपिनियन में जब वो सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं, कुछ उनमें जो ओपिनियन में मॉडिफाई भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें। मतलब एग्जांपल के तौर पे यदि पार्टनर कहें 7-7 हज़ार रुपये हम सैलरी लेंगे, किसी एक पार्टनर ने कह दिया भाई नहीं 7,000 तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें केवल 5,000 ही लेना चाहिए, और सभी एग्री हो जाते हैं, तो हमने कह दिया मॉडिफाई की भी गुंजाइश इसमें होती है। इसके बाद ये देखा जाएगा कि लोकेशन कहाँ पे बिजनेस को रखा जाए, कहाँ उसे स्टार्ट किया जाए, लोकेशन देखी जाती है। यानी कि इसके अंदर प्रपोजल लाए जाते हैं उनके। इस प्रकार से जब सारी चीज़ें हो जाती हैं कि क्या क्या उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनकी सहमति से बन जाती हैं, सभी चीज़ें जब सहमति से एग्री हो जाती हैं, सारे पार्टनर्स में एग्री हो जाते हैं। यदि कोई डिसएग्री है तो उसे हटा दिया जाता है, मतलब वो एग्रीमेंट को, उस टर्म्स को हटा दिया जाता है जिसमें सभी सहमत हों, उसको इंक्लूड कर दिया जाता है। इसके बाद फाइनली उन सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर हो जाते हैं उस एग्रीमेंट पर। जब सबके सिग्नेचर हो जाते हैं तो ये पूर्ण रूप से ये एक एग्रीमेंट बन जाता है। अब ये जितना हमने सारा लिखा है थ्योरेटिकल पार्ट, इसकी किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। यदि ये मॉनेटरी, इसके अंदर जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लेंगे, यानी कि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होंगे उन्हीं को ही हम लेंगे। नॉन मॉनेटरी को प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में नहीं लिया जाता। तो हमने ये इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। अब इसका एक फॉर्मेट है सिंपल सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फॉर्मेट समझ लो। ये डेबिट हो गया है, ये क्रेडिट, ये मैंने बता दिया आपको डायरेक्टली कि ये पर्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ शुरुआत सबसे पहले यहाँ से होगी बाय P&L अकाउंट। यहाँ से नेट प्रॉफिट आएगा, यह हमें क्वेश्चन में दिया होगा, उसको हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद जो जो चीज़ें यहाँ आती हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
पार्टनर मान के चलो 3 पार्टनर हैं, उनके नाम ABC हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ गया। टू सैलरी, उनके बीच में एग्रीमेंट है, तो यहाँ आ गया सैलरी ABC। टू कमीशन, ABC, जिसको मिल रहा है वो। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद टू रिजर्व, उसके बाद क्रेडिट साइड में एक और आइटम आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स A, B और C, सबको ऐड कर लेंगे। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं फर्म के लिए, इसको इसमें से लेस कर देंगे, जो बच जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, और A, B और C में वो जो भी उनके नाम है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब इससे आगे के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और हम नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे बताएंगे।